रात के सन्नाटे में मेरे जेठ जी के कमरे से चीखों की अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। मेरी जेठानी जी को गुजरे काफी समय हो चुका था, लेकिन इन रहस्यमय आवाजों ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। इस राज को जानने के लिए मैंने एक रात उनके कमरे में छिपने का फैसला किया। जब मैं छुपकर उनकी हरकतों को देखने लगी तो जो कुछ हुआ वह मेरी कल्पना से परे था। भगवान! जैसे ही मैंने पहली बार वह दिल दहलाने वाली सिसकियों और चीखों की आवाजें सुनी, मेरा कलेजा कांप उठा। घबराहट में मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं गहरी नींद से झटके से जागी और देखा कि पूरी हवेली में भयावह चीखें गूंज रही थीं। हर ओर घुप्पा अंधेरा था, सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कनें भी तेज सुनाई देने लगी। डर से कांपते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा लैंप जलाया। हल्की रोशनी में घड़ी पर नजर पड़ी, रात का 1 बज चुका था। हवेली में चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति समीर गहरी नींद में सो रहे थे। अभी कल ही तो मैं समीर की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। हमारी शादी बेहद धूमधाम से हुई थी और मैं एक अमीर खानदान की बहू बनी थी। वैसे भी मैं खुद भी एक संपन्न परिवार से थी। मेरे ससुर का कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी और घर की देखरेख की जिम्मेदारी मेरे जेठ जी पर थी। वह स्वभाव से बेहद जिम्मेदार और समझदार इंसान माने जाते थे। मेरी और समीर की शादी लव मैरिज थी। हमने एक दूसरे को खुद ही चुना था और हमारी मुलाकातों का सिलसिला फोन पर बातचीत से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गया। हम दोनों ही संपन्न परिवारों से थे, इसलिए हमारे रिश्ते को किसी ने भी नकारा नहीं। शादी पूरे रीति रिवाजों और धूमधाम से संपन्न हुई, लेकिन मेरी शादी की पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बेचैन कर दिया। उसी रात मैंने हवेली में दिल दहला देने वाली चीखें सुनी। आवाज किसी लड़की की थी जो दर्द से कराह रही थी, जैसे किसी से मदद की गुहार लगा रही हो। पहले तो मन हुआ कि कमरे के बाहर जाकर देखूं कि यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं और कौन इस कदर चिल्ला रहा है, लेकिन फिर मैंने खुद को रोका। आखिर मैं अभी अभी इस घर की बहू बनी थी। शादी के पहले ही दिन इस तरह रात के समय अकेले बाहर जाना ठीक नहीं लगता था। करीब आधे घंटे तक वह भयानक चीखें हवेली में गूंजती रहीं, फिर अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब आवाजें बंद हो चुकी थीं, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। मैं दोबारा बिस्तर पर लेट तो गई, मगर नींद मुझसे कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा मन बार बार उसी चीखने वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। आखिर वह कौन थी? उसे किस बात का इतना डर था? ऐसा क्यों था कि पूरी हवेली में कोई हलचल तक नहीं मची? धीरे धीरे मुझे एक अनजाना डर महसूस होने लगा, क्योंकि यह हवेली सुनसान इलाके में बनी थी। चारों ओर घना जंगल फैला था और पास का गांव भी 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए इस गांव आई थी, लेकिन असल में मुझे शहर में ही रहना था। शादी से पहले ही ये तय हो चुका था। शहर में भी इन लोगों का एक भव्य बंगला था जो बेहद खूबसूरत और शानदार था, लेकिन ये हवेली, ये तो किसी महल से कम नहीं थी। न जाने कितने कमरे इसमें बने हुए थे और बगीचा भी इतना बड़ा था कि आंखों से पूरा देख पाना मुश्किल लग रहा था। जब मैंने पहली बार इस हवेली में कदम रखा तो इसकी भव्यता ने मुझे चौंका दिया था। मैंने चारों ओर सरसरी नजर डाली और यहाँ की शान और शौकत देखकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। मेरा कमरा खूबसूरती से सजाया गया था, फूलों की खुशबू हर ओर फैली थी और मोमबत्तियों की रोशनी ने वातावरण को और भी रूमानी बना दिया था। मैं खुद पर जितना भी गर्व करती, उतना ही कम लगता था। हमारी जोड़ी को देखकर लोग हमें दिया बाती की तरह कहते थे, एक दूसरे के पूरक। लेकिन बीती रात जो कुछ मैंने सुना था, उसने मेरे दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। मैं इतना उलझ गई थी कि सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। न जाने कब मेरी आंखें बोझिल हुईं और मैं नींद की आगोश में खो गई। सुबह जब आंख खुली तो सामने समीर खड़ा था, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए। वह हल्के मजाकिया अंदाज में बोला, उठिए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है कि चादर तानकर देर तक सोई रहें। उसकी आवाज सुनकर मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह पहले ही उठ चुका था और बिस्तर के पास खड़ा होकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में रखा है, आज तुम्हें वही पहनना है। इतना कहकर वह वॉशरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई और अचानक रात की घटनाएं फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह सब मेरा कोई वहम था, कोई सपना जिसे मैं सच्चाई मान बैठी थी। इन्हीं ख्यालों में खोई मैं धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। ये कमरा मेरे ही बेडरूम से जुड़ा हुआ था, जहां मेरी शादी के जोड़े और नए कपड़े रखे थे।
इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मैं हैरान रह गई। इसकी कढ़ाई और जरी का काम बेहद खूबसूरत था, लेकिन उतना ही भारी भी। फ्रेश होने के बाद बड़ी मशक्कत से मैंने उन कपड़ों को पहना। समीर तब तक कमरे से जा चुका था। तभी कुछ औरतें मेरे कमरे में आई और बिना पूछे ही मुझे तैयार करने लगी। वे बड़ी नफासत से मुझे जेवर पहनाने लगी, मेरी साड़ी ठीक करने लगी और मेरी सजावट में कोई कमी न रह जाए इसका पूरा ध्यान रख रही थी। जब मैं पूरी तरह से तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरे जेठ जी सामने एक कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने हल्की मुस्कान दी, फिर मेरे और बड़े और मेरे ऊपर हजारों के नोटों की बारिश कर दी। इसके बाद वह मुझे हवेली के बाहर ले गए। वहां पहले से ही गांव की कई महिलाएं जमा थीं, जो मेरी एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वे बैठी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी। जैसे ही मैं बाहर आए, मेरे जेठ जी ने गर्व से कहा, "ये हमारे घर की नई मालकिन है, समीर की पत्नी।" उनकी बात सुनते ही सारी औरतें मुस्कुराने लगी और हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन उनके अपनापन भरे व्यवहार ने मुझे सहज कर दिया। तेज धूप और गर्मी ने मेरी हालत खराब कर दी थी, इसलिए मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकी। जल्दी जल्दी अंदर आए और अपने कमरे में जाकर एस बड़ी ऑन कर दिया। थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन दिन भर लोगों का आना जाना लगातार लगा रहा। हर कोई मुझसे मिलने आ रहा था और इस पूरे दिन में मेरी समीर से बस रात में ही मुलाकात हो पाई। गांव के रस्मों रिवाज अलग ही होते हैं। यहाँ पति पत्नी कम वक्त साथ बिताते हैं और बाकी लोगों के साथ ज्यादा। यही मेरे साथ भी हो रहा था। समीर पूरा दिन दोस्तों के साथ व्यस्त रहा और मैं घर के अंदर औरतों के बीच। इस नए माहौल में खुद को ढालना मेरे लिए आसान नहीं था। रात तक मैं इतनी थक चुकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। तभी समीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, "गांव का माहौल तुम्हें परेशान कर रहा है ना?" उसकी आवाज में प्यार झलक रहा था। मैंने धीरे से आंखें खोली, हल्का सा मुस्कुराए और कहा, "समीर, बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का इंतजाम करो। मुझे इस माहौल की आदत नहीं है।" मेरी बात सुनते ही समीर के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गया और गंभीर स्वर में बोला, "अभी तो यह मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा।" मैं आधी नींद में होते हुए भी पूरी तरह जाग गई और समीर को घूरने लगी। "समीर, तुम जानते हो कि मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती।" मेरी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। "ये बात तुम्हें पहले से पता थी, फिर भी यहाँ का माहौल, पहनावा, रहन सहन सब कुछ मुझे घुटन देता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती।" मेरी बात सुनकर समीर सोच में डूब गया। उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और धीरे धीरे कश लेने लगा। मैं अब भी बेचैन थी, लेकिन नींद मुझ पर हावी होने लगी और मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। रात के किसी पहर फिर से मेरी नींद टूटी, इस बार भी वही भयानक चीखें। एक लड़की की करुण पुकार, जैसे वह किसी से अपनी जान की भीख मांग रही हो। मैं घबराकर झटके से उठ बैठी और बिना देर किए समीर को भी जगा दिया। समीर ने अधखुली आंखों से मुझे देखा, जैसे अभी भी पूरी तरह होश में न हो। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, "समीर, सुनो, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कोई मदद मांग रहा है।" मेरी बात सुनकर उसने एक पल के लिए नजरें चुराईं, फिर बहुत नॉर्मल लहजे में बोला, "कैसी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा।" समीर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता था? मुझे तो लड़की के चीखने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन समीर को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। मैंने घबराकर उसकी ओर देखा और तेज आवाज में कहा, "समीर, ये किसी लड़की की चीखें हैं। क्या तुम्हें सच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा?" वह मेरी ओर थोड़ा झुंझलाकर देखने लगा और बोला, "नहीं, मुझे कुछ नहीं सुन रहा। तुम यूं ही वहम कर रही हो। मुझे सोने दो, प्लीज।" इतना कहकर उसने करवट बदली और दोबारा गहरी नींद में सो गया। लेकिन मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। क्या यह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? अगर ऐसा था, तो इसका मतलब क्या हो सकता था? क्या ये कोई भूत प्रेत का मामला था? जैसे ही यह ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं डर से कांपने लगी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। डर के मारे मैंने झट से समीर के करीब सरककर उससे चिपक कर लेट गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि इस हवेली में कुछ तो अजीब है और मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं वैसे भी भूत प्रेत की बातों से बहुत डरती थी और अब इस डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। अगली सुबह होते ही मैंने समीर से शहर लौटने की जिद शुरू कर दी।
मेरी बेचैनी अब मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। समीर, मुझे वापस दिल्ली जाना है। यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैंने घबराई हुई आवाज में कहा। 2 दिन से मैं किसी लड़की की चीखें सुन रही हूँ, जैसे वह मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे दिल में डर इतना बढ़ चुका था कि लगा, अगर और देर हुई तो मैं रो पड़ूंगी। समीर मेरी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। कुछ देर बाद वह गहरी सांस लेकर बोला, इस हवेली में सालों से ऐसे ही साए महसूस किए जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें सुनाई दे रही हैं। लेकिन इन सायों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर ऐसा होता तो क्या मेरी भाभी इतने साल यहाँ रह पाती? उसकी बातों में तसल्ली देने की कोशिश थी, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। मेरे मन का डर कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। अब मेरा एक ही मकसद था, किसी भी तरह जल्द से जल्द दिल्ली वापस जाना। सुबह नाश्ते के दौरान मेरे जेठ जी ने अचानक समीर से पूछा, तुम दिल्ली कब वापस जा रहे हो? उनके इस सवाल पर समीर का चाय का कप हाथ में ही ठिठक गया। ऐसा लगा जैसे उसने इस बात की उम्मीद ही नहीं की थी। लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। कम से कम किसी को तो ये ख्याल आया कि हमें वापस दिल्ली जाना चाहिए। समीर ने अपने बड़े भाई की ओर देखा, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, भाई, जैसा आपका आदेश। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, मानो ये कहना उसके लिए आसान नहीं था। मैं जानती थी कि समीर अपने बड़े भाई से बेहद डरता था। जेठ जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और गंभीर लहजे में बोले, आज शाम तक दिल्ली जाने की तैयारी कर लो, वहां के काम भी देखने होंगे। उनकी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं मन ही मन इतनी उत्साहित थी कि जल्दी जल्दी अपनी चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई। तभी मेरे जेठ जी ने मेरी ओर देखा और बोले, बहू, आज तुमने ठीक से नाश्ता क्यों नहीं किया? मैंने हल्की आवाज में कहा, मुझे अपनी और समीर की पैकिंग भी करनी है। शाम तक निकलना है तो वक्त लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने समीर की ओर घूरकर देखा और कड़े स्वर में बोले, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब ये हमेशा यही रहेगी? उनके शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। मैं हैरानी से समीर की ओर देखने लगी। उसने झेपते हुए सिर झुका लिया और धीरे से बोला, भूल गया था भाई। जेठ जी ने मेरे ओर देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, अब तुम इस घर की इज्जत हो। हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी। दिल्ली में सिर्फ समीर जाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अवाक रह गई थी। समीर ने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? उसने मुझसे कहा था कि बस कुछ दिन गांव में रहना होगा, फिर हम दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन अब सच मेरे सामने था, मुझे धोखे में रखा गया था। आंसू रोकते हुए मैं झट से उठी और अपने कमरे में चली गई। मेरे अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। मुझे विश्वास था कि समीर मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने थी। मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। कुछ देर बाद समीर कमरे में आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी आवाज कांप रही थी, मुझे इस भूतिया हवेली में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। अब जाकर अपने भाई से कहो कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती। समीर मेरी ओर देखता रहा, फिर धीरे से मेरे पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन उसकी आवाज नर्म और समझाने वाली थी। मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता, उसने प्यार से कहा। बस कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही जैसे इस हवेली की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा, यह मेरा वादा है। मेरी आंखों में गुस्से और डर के मिले जुले भाव थे। मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती समीर। रात में जो चीखें सुनाई देती हैं, वे मेरी जान ही निकाल देती हैं। मुझे बहुत डर लगता है। मेरी आवाज कपकपा रही थी। समीर ने मेरा हाथ थाम लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम उन चीखों पर ध्यान मत दो। जो भी है वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। बस एक बात याद रखना, कमरा हमेशा लॉक रखना और रात में किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। उसकी बातों ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। आखिर वह क्या छुपा रहा था? मैंने घबराते हुए कहा, मैं अकेले इस कमरे में रात नहीं बिता सकती। कुछ देर तक समीर चुपचाप लेटा रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं भाई से कहकर तुम्हारे लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। वह रात को तुम्हारे कमरे में सोया करेगी, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत न हो। मैंने मजबूरी में सिर हिला दिया। शाम होते ही समीर दिल्ली के लिए रवाना हो गया और मैं इस हवेली में अकेली रह गई। रात होने पर मेरे साथ एक नौकरानी कमरे में रहने लगी।
वह फर्श पर अपना बिस्तर बिछाकर सो जाती थी। हर रात जब हवेली में वही भयानक चीखें गूंजती, मेरी नींद अचानक खुल जाती। मैंने गौर किया कि उन चीखों के समय नौकरानी भी बेचैनी से करवटें बदलती थी, मानो वह भी उन आवाज़ों को महसूस कर रही हो। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि शायद वह भी इन चीखों को सुनती है, लेकिन कुछ छुपा रही है। कई बार मैंने उससे सीधे पूछने की कोशिश की, तुम्हें भी यह आवाज़ें सुनाई देती हैं, है ना? हर बार वह घबरा जाती, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता, लेकिन फिर जल्दी से सिर हिला देती, नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मगर उसकी आंखों में छुपा डर कुछ और ही कहानी कह रहा था। नौकरानी ने घबराते हुए कहा, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन उसकी डर से कांपती आवाज़ और चेहरे का बदला रंग कुछ और ही कहानी कह रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वह सच छुपा रही है। मैंने सीधा उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, जी, इस बात का हवेली में किसी से भी जिक्र मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। जरूर कुछ ऐसा था जिसे मुझसे छुपाया जा रहा था। नौकरानी की यह घबराहट साबित कर रही थी कि मामला सिर्फ अजीबोगरीब आवाज़ों का नहीं था, कुछ बड़ा राज छिपा था। उस रात जब हवेली में फिर से वही दर्दनाक चीखें गूंजने लगी, तो मैंने ठान लिया, अब मैं इस रहस्य को उजागर करके ही रहूंगी। मुझे यकीन हो चुका था कि यह कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है, जिसे जानना मेरे लिए बेहद जरूरी हो गया था। रात के सन्नाटे में फिर वही चीखें गूंज उठीं। मेरी आंखें डर से खुल गईं और मैं घबराते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कुछ देर तक मैं सहमी रही, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ी। मैंने हल्के से दरवाजा खोला। आवाज़ साफ तौर पर ऊपर की मंजिल से आ रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा और डर के मिले जुले एहसास के साथ मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ती गई, चीखें और भी साफ सुनाई देने लगी। मेरी सांसें थमने लगी जब मैंने देखा कि आवाज़ें एक खास कमरे से आ रही थी। वह कमरा मेरे जेठ जी का था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दहशत से मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैं घबराई हुई तेजी से पलटी और बिना कोई और जोखिम उठाए वापस अपने कमरे में लौट आई। बिस्तर पर बैठते ही मेरी सांसें तेज चलने लगी। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अब ये साफ था, यह कोई वहम नहीं था। इस हवेली में कुछ भयानक चल रहा था, और इसका राज मेरे जेठ जी के कमरे से जुड़ा था। संजीव, यानी मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही आवाज़ ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वह ऐसे हो सकते हैं। उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरा मन उलझ गया। मैं खुद से ही सवाल करने लगी, ये सब क्या है? संजीव जी, जिनकी मैं इतनी इज्जत करती थी, जिनकी साख गांव भर में थी, क्या उनका कोई और ही चेहरा भी है? मुझे अपनी सोच पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे जेठ और ऐसी हरकतें, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था, फिर यह सब क्या था? उस रात मैं एक पल भी चैन से नहीं सोई। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए गई, तो संजीव जी हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और चाय की चुस्की लेते हुए बोले, समीर से बात नहीं हुई क्या? तभी तो रो रोकर आंखें सुजा ली हैं। उनकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन भीतर से मेरी हालत खराब थी। उन्होंने आगे कहा, समीर वहाँ बहुत बिजी होगा, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में अब एक ही सवाल था, क्या मैंने सच में जो देखा वह हकीकत थी? आज तो उनका चेहरा देखने का भी मन नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान है, मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था। दिन में वह एक नेक और दयालु इंसान का मुखौटा ओढ़े रहते थे, लेकिन रात को उनका असली चेहरा सामने आ जाता था। ये सोचकर ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैंने ठान लिया था कि अब मैं इस सच को उजागर करके ही रहूंगी। मगर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं खुद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही थी। उस रात जब मैंने फिर से वही चीखें सुनी, तो बिना सोचे समझे मैं उसी कमरे के बाहर पहुंच गई। मैंने हल्के से दरवाजे की ओर झांका, और जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के अंदर एक करीब 15 साल की लड़की थी, जो गांव की ही लग रही थी। उसके चेहरे पर खौफ और दर्द साफ झलक रहा था। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी।
उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। लेकिन मेरे जेठ जी, उनके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। उन्होंने एक ठंडी नज़र लड़की पर डाली और बेरहमी से उसका दुपट्टा झटक कर फेंक दिया। मुझसे और देखा नहीं गया। मेरा दिल घबराने लगा, मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं तुरंत वहां से लौट आई, किसी तरह खुद को संभाला और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये सब कितना भयानक है। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सुबह होते ही मैंने समीर को फोन किया। मेरा गुस्सा अब काबू से बाहर था। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया समीर? मैं चिल्लाई। तुम कहते थे कि हवेली में आत्माएं हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। ये आवाज़ें किसी भूत की नहीं, बल्कि उन मासूम गांव की लड़कियों की हैं जो तुम्हारे पिता समान भाई की हवस का शिकार बन रही हैं। मैंने बिना रुके सब कुछ कह दिया जो मेरे मन में था। लेकिन समीर की बर्ताव ने मुझे और भी ज्यादा चौंका दिया। वह गुस्से से भर गया और सख्त लहजे में बोला, अपनी जुबान बंद रखो, जैसे इस हवेली के बाकी लोग रखते हैं। अगर तुमने यह बात किसी से कही तो तुम संजीव की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। तो इसका मतलब समीर को पहले से ही सब पता था, और वह भी इस खेल में अपने भाई के साथ मिला हुआ था। मेरा विश्वास टूट चुका था। मैंने बिना कुछ और कहे फोन काट दिया। लेकिन अब मैं जान चुकी थी कि मैं चुप नहीं रह सकती। किसी न किसी तरह मुझे इस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। मुझे बस एक ठोस सबूत चाहिए था, क्योंकि इस हवेली में कोई भी संजीव के खिलाफ एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। इसलिए मैंने अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। रात होने से पहले ही मैंने बीमारी का बहाना बनाया और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे पता था कि संजीव कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ खिड़की के पास आई। पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरे कदमों में कोई झिझक नहीं थी। संजीव के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि कोई इस रास्ते से उसके कमरे तक पहुंचने की हिम्मत करेगा। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा किसी नवविवाहित दूल्हे की तरह सजा हुआ था। रंगीन पर्दे, फूलों की महक और सजावट देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब किसके लिए था? आज कौन सी मासूम इस कमरे की शिकार बनने वाली थी? मुझे अब देर नहीं करनी थी। मुझे सबूत जुटाने थे, संजीव के घिनौने सच को दुनिया के सामने लाने के लिए। मैं खिड़की के पास एक कोने में दुबक गई, सांस रोके हुए इस इंतजार में कि कब संजीव आएगा। रात के ठीक 1 बजे वह कमरे में दाखिल हुआ और सीधे सोफे पर जा बैठा। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी न हो। कुछ ही देर बाद उसका नौकर अंदर आया, हाथ में शराब की बोतल लिए। उसने बोतल को टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मैंने बिना वक्त गवाए अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ मिनट बाद एक 14 साल की मासूम लड़की को जबरदस्ती कमरे में धकेल दिया गया। उसकी आंखों में खौफ था और उसकी आवाज कांप रही थी। वह लगातार रोते हुए अपने घरवालों के पास जाने की गुहार लगा रही थी। लेकिन संजीव, जो आराम से सोफे पर बैठा था, उसकी बेबसी का तमाशा देख रहा था। लड़की अपनी आखिरी उम्मीद के साथ दरवाजे को पीटने लगी, मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन हवेली की मोटी दीवारें उसकी आवाज को बाहर जाने से रोक रही थीं। हवेली के बाकी लोग इस जुर्म के गवाह थे, लेकिन उनकी चुप्पी ने उनके डर को जाहिर कर दिया। जब लड़की दरवाजा पीटते पीटते थक गई तो उसने संजीव की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर उसने कांपती आवाज में कहा, संजीव साहब, मुझ पर रहम करो। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। मुझ पर तरस खाओ। लेकिन संजीव के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को और भी कसकर पकड़ लिया। अब इस दरिंदगी को दुनिया के सामने लाना ही मेरा मकसद था। संजीव का गुस्सा भड़क उठा। उसने झटके से लड़की के बाल पकड़ लिए और अपनी क्रूर नजरों से उसे घूरते हुए गरजकर बोला, जाट की लड़की होकर मेरी खिलाफत करने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? अब तुझे दिखाता हूं कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाने वालों का क्या हश्र होता है। इतना कहकर उसने बेरहमी से लड़की को जमीन पर पटक दिया। लड़की दर्द से कराह उठी, लेकिन संजीव के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने अपने भारी जूते से उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी। लड़की की दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। मैं ये सब देख रही थी, लेकिन मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। दिल चाह रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया था।
फिर संजीव ने लड़की को बिस्तर पर धकेल दिया, जेब से सिगरेट निकाली और उसे सुलगाने लगा। लड़की कांप रही थी, उसकी आंखों में मिन्नतें थी, लेकिन संजीव के चेहरे पर वहशी मुस्कान थी। जैसे ही उसने जलती हुई सिगरेट लड़की के चेहरे के करीब की, लड़की की चीख पूरे कमरे में गूंज गई और उसी पल मेरी भी चीख निकल गई। मैं अब और छिपकर यह जुल्म नहीं देख सकती थी। संजीव ने तेजी से अपने कदम पीछे खींच लिए। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उस बेबस लड़की के अलावा कोई और भी मौजूद है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढ पाता, मैं तेजी से खिड़की की ओर बढ़ी और बाहर कूद गई। लेकिन शायद मेरी घबराहट ने मुझे धोखा दे दिया था। संजीव की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। मैं कोई पेशेवर जासूस नहीं थी, बस एक आम लड़की थी जो सच सामने लाने की कोशिश कर रही थी। जिस रास्ते से मैं ऊपर गई थी, उसी रास्ते से हड़बड़ाते हुए नीचे उतरने लगी। लेकिन अपने कमरे में जाने के बजाय मैं हवेली के पिछवाड़े की ओर भागी और वहां बनी एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गई। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच चुकी थी। कई कदमों की आहटें हवा में गूंज रही थीं। नौकरों के हाथों में जलती हुई टॉर्चें थीं, जो अंधेरे को चीरते हुए इधर उधर घूम रही थीं। वे मुझे ढूंढने के लिए हर तरफ नजरें दौड़ा रहे थे। मैं झाड़ी के पीछे सिकुड़कर बैठ गई और सांसें रोक लीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे आवाज बाहर तक जा रही हो। कुछ मिनटों तक उनकी आवाजें पास आती रहीं, फिर धीरे धीरे दूर जाने लगीं। जैसे ही उनके कदमों की आहटें खत्म हुई, मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। लेकिन मैं जानती थी कि अब खतरा टलने वाला नहीं था। संजीव जान चुका था कि किसी ने उसकी सच्चाई देख ली थी। मैंने जल्दबाजी में हवेली की दीवार के पास लगे एक बड़े पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह पेड़ मजबूत था और उसकी शाखाएं हवेली की ऊंची दीवार से सटी हुई थीं। किसी तरह संतुलन बनाकर मैं ऊपर चढ़ी और दीवार के दूसरी ओर झांका। वहां घना जंगल फैला हुआ था। बिना समय गंवाए मैं उस जंगल में कूद गई। मुझे नहीं पता था कि इस अंधेरे और अनजान जंगल का अंत कहाँ होगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं लगातार भागती रही। कांटों से मेरे पैर छलनी हो गए थे, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, लेकिन डर की वजह से दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। रात भर भागने के बाद जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी आसमान में फैली, मैं आखिरकार एक सड़क पर पहुंच गई। मेरे पैरों में अब और ताकत नहीं बची थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। उसी वक्त एक बस वहां से गुजर रही थी जो दिल्ली जा रही थी। बिना देर किए मैं तेजी से उसमें सवार हो गई और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई। सफर भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक कर रखा ताकि कोई मुझे पहचान न सके। हर पल ये डर सताने लगा कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं हवेली से बहुत दूर थी। उम्मीद थी कि मैं सुरक्षित थी, कम से कम फिलहाल के लिए। दिल्ली पहुंचते ही मैंने बिना देर किए अपने पिता के करीबी दोस्त, जो एक आईपीएस अधिकारी थे, से मुलाकात की। मैंने उन्हें वह वीडियो दिखा दी जिसमें संजीव की घिनौनी सच्चाई कैद थी। इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और गांव में चल रहे इस भयावह अपराध का पर्दाफाश कर दिया। संजीव के साथ साथ समीर भी गिरफ्तार हो गया। जांच में पता चला कि ये लोग गांव की मासूम कम उम्र लड़कियों को शिकार बनाकर उन्हें दूसरे देशों में बेच देते थे, और जो लड़कियां उनके जाल से बचने की कोशिश करती, उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता था। मुझे ये जानकर और भी धक्का लगा कि मेरा अपना पति समीर दिल्ली से इस घिनौने कारोबार को संचालित कर रहा था। यही वजह थी कि वह मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। उसे डर था कि कहीं मैं उसकी हकीकत न जान जाऊं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के समीर से तलाक ले लिया। एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताने का सवाल ही नहीं उठता था, जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करने का गुनहगार था। हालांकि ये सफर मेरे लिए बेहद मुश्किल रहा था, लेकिन मुझे सुकून था कि मेरी हिम्मत और हौसले की वजह से कई निर्दोष लड़कियां इस दरिंदगी से बच गईं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।